हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेकर आई हूँ महामैराथन, जो कि सीडीपी बाल विकास के 450 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये वही क्वेश्चन है जो हर बार सीटेट के पेपर में रिपीट हुए हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बहुत जल्दी से होने वाली है, ठीक है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सी बुद्धि में आएगा। इसका आंसर बताना है आपको। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? सामान्य बुद्धि होती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 145 प्लस होती है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि, ठीक है। इसी तरह से मंद का पूछ लेगा कि मंद बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो होता है वो 70 से 90 के मध्य जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चा मंद बुद्धि में आता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, ठीक है। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, तो मैं बता देती हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने कई प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखा भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि है। फोर्थ क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने बुद्धि के प्रतिमान निर्धारित किए थे जो कि कितने थे? 7, और उनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले क्या है कि आपको गार्डनर के 7 प्रतिमान जो थे वो पता होने चाहिए। तो पहला था भाषाई बुद्धि, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते चलना, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि और अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। ये है 7। तो इनमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो पहला क्या है? स्थान संबंधी बुद्धि, ये तो है, ठीक है, ये वाला है। भावात्मक बुद्धि नहीं है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है, भाषाई बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन कौन सा नहीं है? भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक बुद्धि। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है? 5 है, ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी है? 4 है, और हम इंटू 100 करेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 5 जा 25, 5 125। तो आंसर आ जाएगा। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 बुद्धि लब्धि होगी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता होना चाहिए जो कि क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। फिर वहां पर आप सबकी जो भी वैल्यू दी गई है मानसिक आयु और वास्तविक आयु की वो पुटअप करके उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि ये कहा है स्कीनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्कीनर ने कहा है। देखते हैं 7th क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्या 3 वर्ष में, क्या 4 वर्ष में, क्या 5 वर्ष में, क्या 6 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। 8th क्वेश्चन है, एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, और ये मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया दोनों एक ही होता है, पढ़ने की अक्षमता। ये मैंने ट्रिक के अनुसार आपको समझाया है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं।
और लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और मैथ्स की जो होती है, गणित की अक्षमता जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। 9th क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो दी हैं वो किसने दी हैं? पियाजे ने दी हैं। और उन्हीं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में उन्होंने 4 अवस्थाएं को डिवाइड किया है। तो पहला जो उन्होंने अवस्था बताई है वो है 0 से 2 वर्ष जो कि होती है संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद दूसरा है 2 से 7 वर्ष जो कि होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष जो कि होती है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी होती है 11 से 14 या 15 वर्ष जो कि होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 11 से 15 वर्ष। 10th क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो लगते हैं 280 दिन। कभी कभी मंथ भी पूछ लेता है, तो 9 महीने या 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। 12th क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास किससे होता है? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। 13 क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन बताना है आपको। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तुलाकार गति? तो पहली बात, सार्वभौमिक प्रक्रिया तो होती है और सिर से पैर की ओर होती है, ये भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। वर्तुलाकार गति भी होती है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण या भ्रूणावस्था? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भधान काल की 3 अवस्थाएं होती हैं, डिंबावस्था, बीजकरण और भ्रूणावस्था। लेकिन जो शैशवावस्था है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। 15 क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो सबसे पहले गर्भ में किसका निर्माण होता है? सिर का। ठीक है, पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है और इसी दौरान क्या होता है? मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो पहला महीना होता है उसके अंत तक जो भ्रूण होता है उसका आकार केवल चावल के दाने से भी छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डी होती हैं। जन्म के समय जो शिशु होता है वो किसमें होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में 270 हड्डी होती हैं और बाल्यावस्था में होती हैं 350 हड्डी, और किशोरावस्था में कितनी हो जाती हैं? 206। तो शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं शिशु में? 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से या 3 माह से? बालक कब से अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 3 महीने से। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है। ठीक है, संपूर्ण वजन का, शरीर के संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा? 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था व किशोरावस्था। जी हाँ, कल्पना जगत में शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों ही विचरण करते हैं, केवल किशोरावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों होगा इसका आंसर। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से या 4 वर्ष से? तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब से कर लेता है? 5 वर्ष से कर लेता है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, कब से बोलने लगता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख लेता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आपने जब छोटा बच्चा देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि बालक सर्वप्रथम किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? तो जैसे ही अगर बच्चा रो रहा है और अगर हमने लाइट जला दी तो वो लाइट की ओर एकटक लगा के देखने लगता है और शांत हो जाता है। तो किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है? वो प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या दमन कर देना चाहिए या शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। मतलब बालक कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर देना चाहिए। अगर वो कुछ चीजें जानना चाहता है तो उसको तुरंत बताना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन सी है? देखिए, जब किशोर होता है बच्चा तो उसकी रुचियों का प्रभाव पड़ता है उसके सामाजिक विकास पर, उसकी आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है, उसकी अभिवृत्ति यानी कि मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से कौन सी अवस्था संबंधित है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। ऐसे कथन और डेफिनेशन बहुत पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? स्टैनले हॉल जो है वो किशोरावस्था से वैसे भी फेमस हैं और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में भी बहुत कुछ बोला है और किशोरावस्था को लेकर इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन भी दी हैं। तो इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैनले हॉल किशोरावस्था को लेकर। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है जीन पियाजे ने। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मानसिक विकास का संबंध किससे किससे होता है? शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। पहली बात, मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास वो जिसे हम मस्तिष्क से सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से क्या संबंध होता है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई का? बिल्कुल भी नहीं। तर्क एवं निर्णय, हाँ हम तर्क कर सकते हैं और निर्णय करते हैं। किससे करते हैं? अपने मस्तिष्क से ही तो करते हैं। स्मृति का विकास किसमें होता है? मानसिक में होता है, मस्तिष्क में होता है। अवबोध की क्षमता विकसित होती है किससे? मानसिक विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित होगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही लग रहा होगा शैशवावस्था में मनुष्य छोटा होता है तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कम होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैशवावस्था में जो हड्डी होती है वो 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में कितनी होती है? 350। और किशोरावस्था में होती है 206। मतलब क्या हुआ, पहले 270 थी, फिर वो बढ़ी 350 हो गई, फिर वो कम हुई 206 हो गई। अब वो प्रौढ़ावस्था में ना और कम हो जाती है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? प्रौढ़ावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो वैसे तो किशोरावस्था की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और किशोरावस्था चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ना कि सीटेट में बल्कि यूपी टेट, कोई भी टेट हो गया, किशोरावस्था से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है ना किशोरावस्था की, वो क्या है? समायोजन की। उनकी जब एज डेवलप होती है तो उन्हें समायोजन करने में दिक्कत होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देती हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, एक तरह से आप रट्टा मार लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल। क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल। 35th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं?
तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं, कल मैंने ये चीज आप लोगों से डिस्कस भी करी थी। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं दी हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ना इनकी एज भी पूछ लेता है, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो एरिक्सन जी ने भी बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी अवस्था बताई है जिसमें बालक जो है बहुत अधिक पहल करता है। जैसे वो किसी को भी काम करता हुआ देखेगा ना तो वो बोलेगा मुझे भी करना है। जैसे उसकी मम्मी रोटी बना रही है तो वो बोलेगा मुझे भी बनाना है। तो ये कौन सी एज की अवस्था होती है? आपको इसी से समझ में आ जाएगा। इसकी अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, पहल बनाम दोष अवस्था, ठीक है। और एरिक्सन ने ये वाली थ्योरी दी थी और मैं ये भी डिस्कस करा दूंगी, आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। पहली बात, जो परिवार का वातावरण है वो तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। जैसे परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, लड़ाइयाँ होती है घर में, तो बच्चा क्या देखेगा और बच्चे के मस्तिष्क में वही चलता रहेगा, तो उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जो परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी करती है। लेकिन जो धार्मिक वातावरण होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? वह धार्मिक वातावरण नहीं है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क या नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है। मैं जितने भी सिद्धांत है वो सब अपने चैनल पर कराने की कोशिश करूंगी। टाइम तो वैसे कम बचा है लेकिन आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है, ठीक है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? चूहों पर प्रयोग किसने किया है? तो चूहों पर प्रयोग किया है किसने? मेंडल ने। किसने किया चूहों पर प्रयोग? मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बालक है वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाता है, तो पहला तो वो खुश मिजाज होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। सामाजिक होगा मतलब सबसे घुले मिलेगा। आसानी से चिढ़ने वाला, ऐसा तो नहीं होता कि भाई जो फ्रेंडशिप अच्छे से निभाता है वो आसानी से चिढ़ जाता है, तो यही हो जाएगा इसका लक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था की आयु पूछी है यहाँ पर, कौन सी होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से, ठीक है। पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया है कार्ल रोजर्स ने। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, ठीक है। पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने सहायता की है? ये सहायता की है पियाजे ने, ठीक है। बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता पियाजे ने की है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? जैसे हम जब छोटे थे तो हम बोलते थे ना, अरे मम्मी देखो चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, हम जहाँ जाते हैं चंद्रमा हमारे साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये किस लक्षण की ओर बात करता है? ये बात करता है कि जो बच्चा है वो सूर्य को सजीव समझता है, मतलब क्या है? सजीव चिंतन होता है उसका। ये किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये जब भी भाषाओं की बात आएगी ना तो आप आंख बंद करके नॉम चॉम्स्की लगा देना, ठीक है। और नॉम चॉम्स्की के बारे में मैं और भी एक टॉपिक बना दूंगी आज। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की ने। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो कौन सी अवस्था बताई है फ्रायड ने? तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस बताई हैं, उन्हीं में से एक स्टेज है जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो आपको वो कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है O A P L G। O से क्या हो जाएगा? O से हो जाएगा ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल का मतलब हो जाएगा मुखावस्था। ओरल से एनल का मतलब हो जाएगा गुदावस्था, फैलिक का मतलब हो जाएगा लिंगावस्था, ठीक है। लेटेंसी का मतलब हो जाएगा सुषुप्तावस्था और जी से जेनिटल का मतलब हो जाएगा जननांग अवस्था। तो लिंगावस्था मतलब कि फैलिक लिंगावस्था में जाएगा। लिंगावस्था मतलब लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ ज़्यादा जाता है। और मैं इसकी एज भी बता देती हूँ। इसकी एज होती है जन्म से 1 वर्ष तक, इसकी एज होती है 1 से 3 वर्ष, इसकी एज होती है 3 से 6 वर्ष,
ये होती है 6 से 12 और ये होती है 13 से एडल्टहुड। मतलब इसकी एज कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष में। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? ये होता है मनोविश्लेषणात्मक। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? बुक्स भी बहुत पूछा जाता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण जिसमें कि विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानकता होती है, तो वो क्या होता है? उपरोक्त सभी में आएगा। मानकीकृत परीक्षण जिसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानकता भी होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होगी? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था होगी अधिगम एवं वृद्धि, मतलब सीखना और आगे बढ़ना। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो वैसे तो सभी आपको ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट ज्यादा सटीक जो ऑप्शन है विकास में वृद्धि क्या होगा? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। तो बालक का विकास कैसे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया ही बालक का विकास का परिणाम है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? शारीरिक विकास का क्षेत्र को स्नायु मंडल कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट लिखते समय क्या अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। श्याम पट लिखते समय सबसे जरूरी क्या होता है? जो लिखा है आपने वो सही लिखा हो और बच्चा उसको देखकर, आपने ऐसी राइटिंग बनाई हो कि बच्चे उसे देखकर प्रभावित हो कि मुझे भी ऐसा लिखना है। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? उसके लिए अच्छी लिखावट होनी चाहिए जिससे बच्चे को साफ साफ सब कुछ समझ में आए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक ये एक हिसाब से मानसिक विकास में आ गए, लेकिन जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, मतलब शारीरिक विकास हो रहा है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो वो किस में आएगा? शरीर के आकार में वृद्धि होती है ना, तभी तो शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। और 2 से 7 वर्ष तक कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 14 या 11 से 16 होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो लड़के क्या अधिक बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से, या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं लड़के से, या लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो ये तीनों ही आंसर गलत है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श यानी कि सलाह देना किसी को, है ना, परामर्श देना। तो परामर्श देना का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एज अ टीचर आप बच्चे के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? ठीक है, ये है इसका जो भी मेन पॉइंट है, ये है इस क्वेश्चन का कि बच्चों के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्या बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों की कमियों के कारण पता करने चाहिए, बच्चों को समायोजन में सहायता करनी चाहिए। ये जो जितने भी पॉइंट दिए हैं ना, ये तीनों ही क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये तीनों ही सही है कि हमें बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों की कमियों के कारण पता करने चाहिए और बच्चों को समायोजन में सहायता करना चाहिए। तो इसका मतलब है राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 62 क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना।
तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो क्या है, क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें नैतिकता की भावना है? ऐसा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है अच्छा कि शिक्षक को खुद आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा पहले तो शिक्षक को देखकर ही सीखेगा ना, तो शिक्षक जैसा बिहेव करेगा बच्चा वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो अगर शिक्षक में नैतिकता की भावना है, उसमें नैतिक चीजें वो देख पा रहा है बच्चा, तो बच्चे में खुद ही नैतिकता का विकास होगा। ठीक है, शिक्षक के आदर्श रूप को देखकर वो खुद सीखेगा और उसमें नैतिकता की भावना का इस विकास होगा। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। फ्रॉबेल ने किसकी स्थापना की थी? तो फ्रॉबेल ने स्थापना की थी किंडरगार्टन स्कूल की। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज का? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। एक बात याद रखिएगा, ये जैसे प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, ये सब वर्ड आते हैं ना, ये सब निगेटिव में आते हैं, तो कभी भी इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता, निगेटिव में कभी भी आंसर नहीं आएगा। प्रतियोगिता की भावना विकसित करना गलत है, प्रतिद्वंदिता की भावना विकसित करना गलत है, तटस्थता की भावना विकसित करना गलत है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा करेगा? सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक का विकास। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या केवल पैसा कमाना होता है? ठीक है, पढ़ना एवं लिखना सिखाना होता है बच्चे को, या केवल बौद्धिक विकास करना होता है? तो सबसे पहला पॉइंट जो है आजीविका कमाना, ये तो बहुत गलत है। क्या हम जो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या हम पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, हम बच्चे का विकास करना चाहते हैं ना। और केवल हम पढ़ना लिखना तो सिखाना नहीं चाहते, केवल हम ये दोनों पॉइंट सही है, लेकिन केवल की बात हो गई है कि पढ़ना एवं लिखना सिखाना ही नहीं होता। सबसे अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब होता है बच्चे का पूरा विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सारा विकास आ जाएगा इसमें, बच्चे का सर्वांगीण विकास में। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 66 क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो विकास का मार्ग क्या है? चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन, खोज तथा पोषण या वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का परिणाम है क्या? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कब से शुरू की गई थी? शुरू की गई थी 2004 से। क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सन 2001 में शुरू किया गया था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। कब निकाला गया था? ये निकाला गया था 1998 में। ऐसे सन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। कि शिक्षण की प्रभावकारिता मतलब कि शिक्षण बहुत अच्छा होगा। कब बहुत अच्छा होगा? जब क्या विद्यालय की संरचना अच्छी होगी, शिक्षक को विषय की समझ होगी, या शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षण अच्छा कब होगा? जब शिक्षक को विषय की पूरी तरह से समझ होगी, है ना। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो जब हम एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों को भी ना उदासीनता आ जाती है, बच्चे कभी दिमाग एक जगह फोकस नहीं हो पाता, वो इधर उधर अपने ख्यालों में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करता है शिक्षक? शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। ये पेपर में पूछा जा चुका है और अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिला होगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटेट के एग्जामों में। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो क्या होगा? अगर अभिभावक नहीं आ पाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है ये निगेटिव में हो जाएंगे तो ये हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा? जाकर उनसे मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना
डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई पठन सामग्री है और खूब सारी पठन सामग्री है, उनको एक रूप में पढ़ा जा रहा है, तो किस रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित या अंतरालित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण कार्य को क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। पाठ्यचर्या निर्माण क्या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? ऐसा तो है नहीं, पाठ्यचर्या निर्माण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई विशेषज्ञ ही तो बनाते हैं पाठ्यचर्या, है ना? एक नेमी कार्य भी नहीं है, तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है पाठ्यचर्या का निर्माण करना। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए? भाई लोगों के बीच की जानी चाहिए, तभी तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आज जो सर है वो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम करूंगा तो सर मेरी भी प्रशंसा करेंगे। तो लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड या अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसी योग्यता या गुण के लिए किया जा रहा है ना, किसी योग्यता या गुण के लिए किया जा रहा है तो उसे ग्रेड के अनुसार ही सूचित किया जाता है, ठीक है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा हम देखकर और सुन करके, मतलब आंखों और कानों से के माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो वो होगा 85%। हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा हम देखकर और सुन करके, मतलब कि आंखों और कानों से के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता कि जरूरत नहीं होती। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक वातावरण जो होता है वो पढ़ाई में क्या योगदान देता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, क्या जो वातावरण होता है वह सकारात्मक पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देता? अगर एक अच्छा वातावरण होगा तो उससे क्या अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कोई शिक्षक है और शिक्षक के ऊपर पोजीशन में कोई भी है, प्राधिकारी है, वो शिक्षक को कोई और कार्य देता है। मतलब शिक्षक का कार्य क्या होता है? पढ़ाना, है ना। विद्यार्थी की ओर जितने भी कर्तव्य होते हैं वो शिक्षक के लिए होते हैं, बट शिक्षक को उन कर्तव्यों को ना करवा के वो कोई और ही काम कर दिया जा रहा है शिक्षक को, तो उससे क्या होगा? उसकी क्षमता घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? जो सतत मूल्यांकन होता है ना, सतत मूल्यांकन मतलब एक टाइम के बाद कंटिन्यूअस जो मूल्यांकन किया जाता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो सतत मूल्यांकन ही वो विधि है जिससे छात्रों के सही मूल्यांकन का पता लगता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सारे ही पॉइंट पॉजिटिव हैं। एक आदर्श जीवन जीता हो शिक्षक, और बहुत ही ज्यादा निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करता हो, और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, मतलब कि ये सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम मतलब सीखने की सबसे उचित परिभाषा क्या है? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उचित परिभाषा अधिगम की क्या समस्याएं हल करना होता है? केवल सीख के हम क्यों सीखते हैं? केवल समस्याएं हल करने के लिए सीखते हैं। विशिष्ट हुनर का विकास हम क्यों सीखते हैं? केवल एक विशिष्ट हुनर विकसित हो जाए, आचरण अच्छा हो जाए, इसलिए हम सीखते हैं। इसमें से कोई भी जो अधिगम की परिभाषा है वो सटीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मतलब अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसा प्रभावकारी परिवर्तन जिससे सीखने के बाद हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आता है, उसे ही अधिगम कहते हैं, है ना। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। एक हुनर को कोई कब सीख सकता है? क्या किसी को देखकर सीख सकता है? क्या सुनकर सीख सकता है? क्या पढ़कर सीख सकता है? या खुद करके? भैया जब जैसे हम साइंस ले लो, साइंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अच्छे से हमें वो चीज़ नहीं आएगी। तो जब तुम खुद करके देखोगे तभी तो उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो खुद करके कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को खुद करके सीख सकता है।
की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो वो शुरू होती है 3 वर्ष की आयु में। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थियों में वो सामाजिक विकास विकसित करना चाहता है तो क्या उसे केवल शिक्षार्थी की रुचियों को जानना चाहिए, या केवल उसके शारीरिक विकास को जानना चाहिए, या उसके सभी पक्षों को जानना चाहिए, या उसके कार्य करने की कला को जानना चाहिए? तो सबसे सही जो पक्ष है वो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे? समान परीक्षा से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। जो समान तत्व है वो संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है पता है? अधिगम स्थानांतरण वो होता है जैसे हमने कोई चीज सीखी, ठीक है, और उसको सीखने के बाद जैसे कोई दूसरी चीज हम सीखना चाहते हैं, जो पहली चीज हमने सीखी है वो हेल्प कर रही है दूसरी चीज को सीखने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। एक जगह से सीखी हुई चीज को हम दूसरी जगह लगा रहे हैं दूसरी चीज सीखने के लिए, तो उससे क्या होगा? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था, ये जो बाल्यावस्था का पॉइंट है ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि किस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों ही पॉइंट अपने चैनल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो देख सकते हो जाके। स्फूर्ति अवस्था मतलब बिना थकावट की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? परिभाषा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा है रॉस ने। आपको परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए, एक दो क्वेश्चन तो परिभाषा से भी पूछेगा वो, ठीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना हमारा क्या विकास है? मानसिक विकास है ना। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो पहली बात, विकास पूर्वानुमेय होता है मतलब क्या है? विकास हम पहले से ही क्या है उसका पूर्व अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर बाल्यावस्था में है बच्चा तो हम बता सकते हैं कि वो इस एज के बाद किशोर अवस्था में चला जाएगा। तो पूर्वाभास हो जाना बोलते हैं इसको, मतलब हम पहले से ही बता देते हैं कि अब विकास किस स्टेज में जाएगा। तो ये वाला तो सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पूरी बॉडी में पहले विकास हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी पूरी बॉडी चलाता है, लेकिन वो अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने पैर पे नहीं कंट्रोल कर पाता। मतलब वो कभी भी अपने बच्चे को देखा होगा, वो हाथ पैर तो चलाता है, लेकिन अगर आप कोई सामान उसे पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो वो क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले हाथों में जान आ गई, हाथ चलने लगे, लेकिन जो बाद में वो उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, बच्चे की फिंगर्स पे कंट्रोल कर पा रहा है, वो क्या हो रहा है? विशिष्ट की ओर हो रहा है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, विकास की जो गति है वो धीमी तेज हो सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता, विकास निरंतर होता है। तो ये भी सही है। लेकिन विकास रेखीय होता है, ये पॉइंट क्या है? ये गलत है। और पूछा क्या गया है कौन सा गलत है, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। स्नायु मंडल को शारीरिक विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मांसपेशियों में वृद्धि भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स प्रोडक्ट करती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय कौन सा नहीं है? समानता, भिन्नता या प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। देखो, वंशानुक्रम क्या होते हैं? मतलब कि जो जीन्स हमें हमारे पापा मम्मी से आते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो हम समान भी हो सकते हैं, ठीक है, और भिन्न भी हो सकते हैं, और प्रत्यागमन भी हो सकता है। प्रत्यागमन क्या होता है कि हम ना अपने माता पे जाते हैं ना पापा पे जाते हैं, ठीक है। और भिन्न में क्या होता है? हम पापा पे ना जाके माँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम के निकाय होते हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? एक परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने।
इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्यापक्वता क्या होता है? झूठ बोलने की अवस्था। ठीक है, बच्चा क्या है? झूठ बोलने लगता है। तो किस अवस्था को मिथ्यापक्वता कहा जाएगा? ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है, मम्मी वहां पर देखो एक डायनासोर है, मम्मी वहां देखो स्पाइडरमैन है, इस तरह से, है ना। तो इसे ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। बाल्यावस्था से भी तीव्र गति से शारीरिक विकास की तीव्रता होती है शैशवावस्था में। दूसरों पर निर्भरता, हाँ दूसरों पर निर्भरता भी होती है। बच्चा चलने तो लग नहीं जाता, बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है। शैशवावस्था में हर शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। लेकिन नैतिकता का होना ये जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो होती है, बच्चा देखता है कि कौन क्या कर रहा है ना, तो वो उसी के अनुसार करने का प्रयास भी करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर क्या होता है? जिज्ञासा होती है कि वो मतलब हर तरफ दिखता है कि क्या है, नया क्या है। जैसे कोई फैन अचानक से चलने लगा तो उसके लिए नया है, तो वो फैन को ही देखेगा कि ये चल रहा है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति मतलब जैसे कोई कुछ कर रहा है तो वो भी करने का प्रयास करेगा, है ना। तो अनुकरण द्वारा मतलब कि वो देख करके सीखने की प्रवृत्ति है। लेकिन ये जो चिंतन प्रक्रिया है ये शैशवावस्था में नहीं होती है ना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस वैज्ञानिक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कहा है हरलॉक ने। बिग व हेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किसमें होता है? परिवर्तन जो है शारीरिक भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है और मनोवैज्ञानिक भी हो रहा है। किसमें हो रहा है? तो ये होता सब में है, लेकिन जो बहुत बड़े रूप में बदलाव होता है वो किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है ना। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए आपको। निरंतरता, हाँ मानव विकास निरंतर होता है। अनुक्रमिकता, हाँ क्रम में होता है। सामान्य से विशिष्ट, हाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं। निरंतर क्या? विकास निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक विकास चलता है, ठीक है। एक क्रम से होता है विकास, जैसे कि शैशवावस्था है तो उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, तो एक क्रम डिसाइड हो रहा है ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पूरी बॉडी चलती है, तो ये सामान्य विकास है। लेकिन जब वो अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने हाथों से कुछ सामान को पकड़ना सीख जाता है, तो वो विशिष्ट मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हुआ। लेकिन प्रतिवर्ती ऐसा कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मुख्य रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति किस रूप में आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति किस सिद्धांतों पर है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास सबसे पहले तो जरूरी है, विकास बराबर ही होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो ये क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा या अंतः क्रिया या अंतः संबंध या निरंतर। भैया निरंतरता के ही तो अंदर आएगा। निरंतर मतलब विकास निरंतर होता है, ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत सभी विद्यार्थियों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। विकास का क्रम भी एक जैसा होता है, विकास की सामान्य क्षमता भी एक जैसी होती है, लेकिन विकास की दर ये जो होती है सभी शिक्षार्थियों में अलग अलग हो सकती है। विकास की दर में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो कोलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो किसके लिए जाने जाएंगे? नैतिक विकास के क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाएंगे, है ना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा किससे संबंधित है? अगर आपने संवेग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने मैकडूगल के संवेग पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही संवेग वाली, जिसमें मैंने 14 पूरे संवेग डिस्कस किए थे। और इस तरह से ही मूल प्रवृत्ति, जैसे मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछ लिया यहाँ पे मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आश्चर्य से, है ना। मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो एक बार। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ
कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। क्यों भाई, बहुत कम क्यों सीख सकते हैं और क्यों नहीं सीख सकते? अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर क्यों, पूरे क्यों नहीं सीख सकते हैं? कुछ बच्चे सीख सकते हैं, क्यों? कुछ बच्चों को क्या हो रखा है जो वो नहीं सीखेंगे? तो ये तीनों पॉइंट गलत हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही अध्यापक की दृष्टि में सर्वोत्तम कथन है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है कैसे? केवल एक कोश से मनुष्य जीवन का आरंभ घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास से क्या तात्पर्य? मांसपेशियों के विकास से और पैरों की उचित गति और शक्ति। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। किस अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? तो ये हो जाती है 8 से 9 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है? ये होता है उत्तर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो एज है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी करती है आप लोगों को कभी कभी। जैसे नई खोज, बच्चा कब एक्साइटेड होता है कि नहीं नहीं मुझे ढूंढना है, मुझे यहाँ खोदना है, वो हथौड़ा लेके चालू हो जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा ना वो उससे अपना ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा। तो ये बाल्यावस्था की एज में ज़्यादा होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस आयु पर होता है? तर्क करने लग जाता है बच्चा, जिज्ञासा उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, ये हो जाता है 11 वर्ष की आयु पर। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? उत्तेजना क्या सामाजिक विकास का भाग है, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो भैया उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड विने। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन के प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। जो अवधारणा देना, प्रतिबिंब देखना, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सब जो होती हैं, ये सब जो हम कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं भैया? विचारात्मक प्रक्रिया से, है ना। प्रतीक एवं संकेत कर पाते हैं, विचार करके ही तो प्रतीक एवं संकेत को समझ पाते हैं, भाषा बोल पाते हैं। छोटे शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो ये किस भाव पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति? तो ये दिखाता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। वो देखता है कि जो खिलौने हैं उसके भागों को अलग करके देखता है कि उसमें क्या है, और तो ये क्या है? जिज्ञासा ही तो हुई, उसको अलग जानने की इच्छा हो रही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि मतलब क्या? शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, तभी तो शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान करना चाहते हो और उसका पहला चरण क्या होगा? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या के प्रति जागरूकता ही समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि, एक बार आप ये ध्यान रख लो, वृद्धि व विकास। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि वो होती है जो हमें दिखाई देती है। जैसे हमारा शरीर का हाइट बढ़ रहा है तो क्या होगा? वो वृद्धि है। लेकिन जो शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आ रही है, हड्डियों में मजबूती आ रही है, रक्त संचार हो रहा है, नसें बढ़ रही हैं, तो ये सब क्या? ये विकास है। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि भाई आकार बढ़ रहा है व भार बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि है आकार व भार, है ना। वृद्धि का संबंध आकार व भार दोनों से है। किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि क्या है? ये तो सभी को पता होगा। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। कौन सा नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम? तो वंशानुक्रम मतलब एक के बाद एक पीढ़ी आ रही है तो कुछ कुछ चीजें उसमें समान भी आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी? तो वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कल जैसे सेट में मैंने बताया आपको, प्रीवियस ईयर सेट में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम क्या हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था पहले आती है या किशोरावस्था पहले आती है? तो पहले ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और किशोरावस्था, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था, ये सही हो जाएगा क्योंकि बाल्यावस्था पहले आती है, फिर किशोरावस्था एंड फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि होने से क्या तात्पर्य होता है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि।
शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये जो स्मृति है ये तो मानसिक विकास का क्षेत्र हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र होगा स्नायु मंडल। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? देखो, वंशानुक्रम तो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, परिवार का वातावरण भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। परिवार की सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए है? बाल्यावस्था के लिए है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए है, किशोरावस्था के लिए है या उपरोक्त सभी? सीखने की, पहले तो आपको ये बताना है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी। ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए है? ये सभी अवस्थाओं के लिए, बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए एंड किशोरावस्था के लिए भी। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है बाल्यावस्था? 5 वर्ष तक होती है या 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक? तो ये जो 5 वर्ष तक है ये तो शैशवावस्था में आ जाएगा। तो बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है, तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था में। और 12 से 18 क्या होती है? किशोरावस्था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं एंड समायोजन की समस्याएं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है ना, उसे समस्याओं की अवस्था ही कहा गया है, ठीक है। समस्याएं ही होती है उसमें, जैसे संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक परिवर्तनों की भी समस्याएं होती हैं और समायोजन करने में भी किशोरावस्था में दिक्कत होती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है कब से? बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास पता है गर्भ से कब्र तक, ये कहा गया है कि विकास शुरू होता है। विकास कब से कब तक चलता है? तो गर्भ से कब्र तक, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब जब बच्चा पेट में होता है तब से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मक से है या रुचि से है? तो परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध है विकास से। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत इनमें से हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है, इसको आप इंपॉर्टेंट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा गलत है? तो ये देख लीजिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंतः संबंधित होती है, ठीक है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत हो जाएगा, हमेशा रेखीय प्रतीत नहीं होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये करेक्ट हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। किसी में विकास बहुत तीव्र गति से होता है तो किसी में थोड़ा सा धीरे गति से होता है। इस तरह से विकास की दर सभी में समान नहीं होती, ये एक विकास का सिद्धांत है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो ये किस आयु काल में होता है? ये होता है 10 से 15 वर्ष की आयु काल में। मनोविज्ञान सामान्यता मानव डैश से संबंधित होता है। मनोविज्ञान सामान्यता किससे संबंधित होता है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या सभी से? तो मनोविज्ञान मानव की भावनाओं से भी, विचारों से भी, आचरण से भी, इन सभी से संबंधित होता है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो व्यक्ति की जिंदगी कैसी बना सके? बेहतर बना सके, संतोषजनक बना सके, सार्थक बना सके या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण? तो सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वही शिक्षा मनुष्य के लिए बेहतर है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना, व्यक्ति के ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। क्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना है या व्यक्ति के शरीर का विकास करना है या व्यक्ति के व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का? तो भैया शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण विधि मान्यता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, लेकिन द्व्यर्थकता नहीं होता। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक क्या माहौल होता है या शिक्षक होता है या माता पिता होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता होते हैं। और बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री
नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? तो स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपिडियास्कोप। तो इन सभी को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माना जाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सीखने की प्रक्रिया में? अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन देना। मोटिवेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को। अगर बच्चा कुछ नया सीखना चाहता है तो वो अपनी योग्यता से भी ज्यादा सीख सकता है अगर उसे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेट किया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय मूल्य। स्कूल पुस्तकालय किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो जब बच्चा समूह में सीखता है तो क्या है उसे हतोत्साहित कर देना चाहिए, क्या अनदेखा कर देना चाहिए? तो ये जो है ये निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। तो जब भी बच्चा समूह या सहभागिता द्वारा सीखता है तो बच्चे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चा बहुत अच्छे से और जो भी ज्ञान प्राप्त करता है समूह में सीखकर वो स्थायी होता है। तो सहभागिता और समूह में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया। तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या अधिगम निष्क्रिय है, निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है या सक्रिय सरल है? तो ये जो निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा पॉइंट। निष्क्रिय तो है नहीं अधिगम अपने स्वभाव में। अधिगम क्या है? अधिगम सक्रिय है और क्या है? सामाजिक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम भी होते हैं, परिवार का वातावरण भी होता है एंड परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या होगा? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु कितनी दी है? 12 और वास्तविक आयु 10 इंटू क्या करेंगे? इंटू हो जाएगा 100। तो ये 10 से ये एक 0 कट गया, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120। तो बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? 120। ठीक है। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता किसमें होती है? विकास से परिपक्वता आती है ना, तो विकास से हो जाएगा परिपक्वता का संबंध। बाल्यावस्था होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। बाल्यावस्था कब तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये क्या है? ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। ठीक है। कितनी अवस्थाएं बताई थी? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली थी संवेदी गामक अवस्था एंड दूसरी थी प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था जो थी वो थी 0 से 2 वर्ष एंड प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी 2 से 7 वर्ष, है ना। इसके आगे होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 7 से 11 एंड अमूर्त संक्रियात्मक होती है 11 से 14 वर्ष। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है स्टेनली हॉल को। इन्होंने किशोरावस्था पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है और परिभाषाएं दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो स्टेनली हॉल किशोरावस्था को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये की थी वॉर्फ ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अभी मैंने आपको बताया था, पूरा डिस्कस किया था, है ना। तो 0 से 2 वर्ष क्या होती है? संवेदी गामक। ठीक है। 2 से 7 होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है जो कि 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और ये जो भी अवस्थाएं मैं बता रही हूँ ये किसने दी है? ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यह किसने कहा था? ये भी कहा था वॉर्फ ने। ठीक है।
एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व। तो सूर्य आज उदास है, वो सजीव चिंतन कर रहा है ना, सजीव मान रहा है सूर्य को कि सूर्य उदास है, हंसता है, बोलता है, खिलता है, ये सब होता है सजीव चिंतन करना। तो ये किसमें आ जाएगा? सजीव चिंतन। निम्न में से किसका संबंध मूल दुष्टता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों में से है? किसका संबंध है मूल दुष्टता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय किसने दिए हैं? ये दिए है केरेन हार्नी ने। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या ये सभी? तो किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? भाई अगर बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो विद्यालय और शिक्षक बच्चे में जो भी विकास होने वाला है उन सभी को प्रभावित करेगा, चाहे वो कोई सा भी विकास हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कि विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव बालक के मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। और एरिक्सन की थ्योरी है मनोसामाजिक का सिद्धांत। कौन सी थ्योरी है? मनोसामाजिक का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, उसी में से एक स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिक्सन ने दिया है। तो इसके लिए आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, और वो जो स्टेजेस है वो मैं अपनी चैनल पे क्लियर करा दूंगी। ठीक है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? सहानुभूति दिखा रहा है, विचार संबंधी आदत कहलाती है कि भावना संबंधी आदत, या नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या नैतिक आदत? अगर वो किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, मतलब क्या भावना ही तो दिखा रहा है ना, अपनी भावना प्रकट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? भावना संबंधी आदत। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? कौन सा सामाजिक संपर्क है जो सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र? तो सबसे पहले शिक्षक की बात कर लेते हैं। एक टाइम के बाद बच्चा भी 12th पास कर लेता है, स्कूल छोड़ देता है, शिक्षक अलग हो जाते हैं, है ना, तो ये तो ज्यादा देर तक चलने वाला है नहीं सामाजिक संपर्क। सहकर्मी भी आज किसी ऑफिस में है, दूसरे ऑफिस में गया तो पुराने सहकर्मी छूट जाते हैं, मतलब वो सामाजिक संपर्क भी टूट गया, तो ये तो ज्यादा चलेगा नहीं। मित्र भी छूट जाते हैं एक टाइम के बाद। तो कौन है जो सामाजिक संपर्क बहुत अधिक चलने वाला है? वो होता है परिवार। परिवार सामाजिक संपर्क है जो प्रारंभ से लेकर और अधिक चलने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? भाषा के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन? तो सभी को समझ में आ गया होगा ऑप्शन पढ़ के ही। परिपक्वता भाषा के विकास को प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लेकिन लंबाई या वजन जो होता है वो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पूर्व पश्च पारंपरिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक। ठीक है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली कौन सी संस्था है? सबसे पहली संस्था जिससे बालक संपर्क बनाता है वो कौन सी है? परिवार। तो परिवार ही तो योगदान देने वाली मुख्य संस्था होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि मानसिक प्रक्रिया। तो खेलना तो मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, खेलना तो शारीरिक प्रक्रिया है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं भी शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो चिंतन है ये मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने की है? एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन सी थ्योरी में 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत में। मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जो कि जन्म से मृत्यु तक की हैं। ठीक है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषता सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि शैशवावस्था की विशेषताएं होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शैशवावस्था में तीव्रता होती है, तो शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है उसमें, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है और दूसरों पर निर्भर भी होता है। शैशवावस्था में बच्चा चलने या दौड़ने तो लग नहीं जाएगा, तो वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है ना। तो इसमें क्या नैतिकता का होना जो है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? संवेदना क्या है? संवेदना एक मानसिक विकास का भाग है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन है? मानसिक विकास है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया किसे माना गया है? अधिगम को माना गया है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है।
किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। किशोर यानी किशोरावस्था में बच्चों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, सहानुभूति दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने के अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन लालच नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना जिसमें बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ठीक है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, यहां पर बना होगा नहीं बना सकता, वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान करके ही पाठ्यक्रम बनाता है ना। कि जैसे कि एक बच्चा है वो 4th क्लास में है, तो 4th क्लास के अनुसार ही उसका जो उसकी एज होगी उसी के अनुसार उसका मानसिक विकास भी होगा। तो जब शिक्षक को उसका मानसिक विकास का ज्ञान है तभी तो वो उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, शिक्षण विधि तैयार करता है, विषय वस्तु का चयन करता है, लेकिन क्या नहीं बनाता? शारीरिक विकास की योजना नहीं बनाता। ठीक है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। तो कैसा होना चाहिए? जो किशोरों की अवस्था होती है वो बहुत ज्यादा जटिल होती है, उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, मतलब कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर उस पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी समाजीकरण। मतलब समाज में रहकर ही तो वो व्यक्तियों के संपर्क में आ रहा है और निर्भरता की भावना सीख रहा है या निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है, तो ये समाजीकरण में आएगा। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। किशोरों की मुख्य विशेषता कौन सी है इनमें से? तो आत्मगौरव। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपण। ठीक है। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण है। विकास प्रारंभ होता है। विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से? तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो गर्भ से चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? गर्भावस्था। विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और वो मृत्यु तक चलता रहता है। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? सीखना क्या है? हम जो भी चीजें सीखते हैं वो मानसिक प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है, हम अपना मस्तिष्क का यूज करके ही सीखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधि काल। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? कार्ल सी गैरिसन ने कौन सी विधि दी है? तो लंबात्मक विधि दी है कार्ल सी गैरिसन ने। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस एज को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता मतलब बच्चा झूठ बोलने लगता है। ठीक है। तो झूठ बोलने की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? क्या हुआ? बच्चा अपनी माँ की गोद में सो गया और उसकी माँ ने उसे पड़ोसी के बिस्तर पे सुला दिया, तो वो जैसे ही उसने सुलाया वह रोना प्रारंभ कर दिया उसने, तो उसकी एज क्या हो जाएगी? क्या वो 24 महीने मतलब कि 2 साल का होगा या 1 साल का होगा या 10 माह या 18 माह? तो ये होगा 10 माह का। सेकंड क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है शैशवावस्था को। ठीक है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? जब वो जमीन पर जैसे बैठा हुआ है, चल नहीं पा रहा है बच्चा, लेकिन अपने पसंद की वस्तु वो उठा लेता है, तो उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु ना तो 12 से 13 माह, ना तो 5 से 6, 5 से 6 में नहीं होगा, 3 से 4 में भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये होगी 8 से 9 माह। ठीक है। इस माह से वो उठाना प्रारंभ कर देगा और 12 से 13 माह में तो वो उठा ही लेगा। ठीक है। बीजावस्था कहा जाता है। बीजावस्था कहा जाता है। इसको कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह को बीजावस्था कहा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाएगा 280 दिन तक रहता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? या क्या प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में? तो ये होता है शैशवावस्था में। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। ठीक है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से? क्या माँ के टीवी देखने से प्रभावित होता है बच्चा? राइट आंसर लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से। माँ के पोषण से गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। जैसा माँ को पोषण दिया जाएगा, जैसा माँ को अगर पौष्टिक चीजें दी जाएंगी तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में क्या शारीरिक विकास होता है, क्या मानसिक विकास, क्या सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी? तो खेल के मैदान में उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, और वो ग्रुप में बच्चों के साथ खेल रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या खेल के मैदान से? तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है परिवार से, और परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है ना। परिवार में जैसा सिखाया जाता है, जैसा वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, है ना, तो वो वही सीखता है। निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास कैसा है? गुणात्मक है, संख्यात्मक है या निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है? तो विकास कैसा है? विकास गुणात्मक है। ठीक है। नवजात शिशु का भार क्या होता है? नवजात शिशु का भार क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये होती है 71 से कम। 71 से कम में जितने भी आएंगे वो जड़ बुद्धि में आएंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी आपको ये बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। कौन है जन्मदाता बुद्धि लब्धि मापन के? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टरमन। कौन है? टरमन। लेकिन बुद्धि का वैज्ञानिक मापन, जो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन था वो सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किया था बिने ने। लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टरमन। ठीक है। और बुद्धि का जो फॉर्मूला है उसमें बुद्धि लब्धि वर्ड का जो प्रयोग है वो किसने किया था? वो किया था स्टर्न ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? इसे व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। और व्यवहार का अध्ययन किसने कहा है? ये कहा है जे.बी. वॉटसन ने। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय कौशल, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। रचनात्मक निर्धारकों को जानने मतलब कि वो रचना कर सके वर्डों की। तो अगर वो बातें करेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वार्तालाप, अगर वो बातें करेगा तो वो अपने वर्डों की रचना करके ही बातें कर रहा है, तो इससे तो हमें रचनात्मक निर्धारकों को हम जान पाएंगे। ठीक है। परियोजना कार्य में भी जान पाएंगे, मौखिक प्रश्न में भी जान पाएंगे, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो एक ही वर्ड में आंसर दे देगा। तो इससे हमें रचनात्मक जो उसके गुण हैं उसका हमें पता नहीं चल पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में महिलाएं किससे संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से या अनुकूलन से? तो महिलाएं प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो समाजीकरण मतलब समाज में रहने वाले लोगों से, है ना। तो लोग कहाँ रहते हैं? परिवार में भी हैं, विद्यालय में भी हैं, साथी भी हैं। तो इन सभी से बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो शिक्षक को क्या अध्यापन विषय का ही ज्ञान होना चाहिए केवल? ऐसा नहीं है। शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय मतलब वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसका, और बाल मनोविज्ञान मतलब वो बच्चे के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे कब क्या सीख सकते हैं और उनकी रुचि, उनका, जैसे बाल मनोविज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसका नॉलेज होना शिक्षक को बहुत ज्यादा जरूरी है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो पहले हम गलत को बाहर करेंगे। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा क्या है? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो बाकी क्या होते हैं फिर? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो शिक्षक है वो हमेशा प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट समझेगा। उसकी नजर में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बोला गया है ना, तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए कौन सा सही रहेगा? स्वयं के द्वारा सीखा गया अनुभव या किया गया अनुभव ही बालकों के लिए बेहतर है। वाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहली बात तो आप ये देखिए, वाइगॉत्स्की ने क्या दिया था? वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अब इसी के अनुसार आप देख लीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब समाज और संस्कृति से ही बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ऐसा बोला था वाइगॉत्स्की ने। तो किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सामाजिक, है ना, बच्चों को सीखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा कहना था किसका? वाइगॉत्स्की का। के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जो आने की संभावना है, मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ? नकारात्मक तो हो नहीं सकता, तटस्थ भी नहीं हो सकता, सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ये बिल्कुल आप रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, ठीक है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? कौन सा सिद्धांत मानता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? कौन मानता है? ये मानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने चेतन के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर। ये तो नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। विकास की सामान्य क्षमता, ये भी नहीं होगा। विकास का क्रम सेम ही होता है, अलग अलग होता नहीं। अलग क्या होता है? विकास की दर अलग हो सकती है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना। तो फुदकना तो सूक्ष्म गतिक में आएगा नहीं, चढ़ना भी नहीं आएगा, दौड़ना भी नहीं आएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या आएगा? लिखना। क्या आएगा? लिखना। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मेरा परिवार, क्योंकि अभी वो इतना घुला मिला नहीं है, ना विद्यालय से, ना पड़ोस से, ना मित्रों से। मिला किससे है? वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार से। तो परिवार विषय सबसे अच्छा हो जाएगा नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कहा है किसने? वुडवर्थ ने। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोनिम। क्या कहलाती है? सोनिम। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो किस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। किसमें होती है? बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिवा, स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो दिवा, स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। थर्ड क्वेश्चन है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार, है ना। विकास वर्तुलाकार होता है, ये एक विकास का सिद्धांत है जिसमें क्या होता है? विकास एक ओर से ना होकर चारों ओर से होता है, ठीक है। जन्म के समय शिशु रोता है। क्यों रोता है? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? तो जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? वातावरण के परिवर्तन के कारण, क्योंकि उसका जैसे ही उसका जन्म होता है उसका तुरंत वातावरण चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो क्या होता है? रोने लगता है। क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के ऊपर अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने इसमें क्या किया था? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे नर चिंपैंजी के शरीर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। क्या है?
बालक का विकास बराबर क्या होता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गुणनफल। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 25, 20, 15 या 12, तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु से, डीएनए तथा आरएनए से, गुणसूत्र तथा जीन्स से, सूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण से। तो आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे होता है, ये होता है गुणसूत्र तथा जीन्स से। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, कौन आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है, कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरीन या कोश शरीर। तो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, किस अवस्था में दिवा स्वप्न की, किस अवस्था को दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, तो ये कहते हैं किशोरावस्था को, और किशोरावस्था में दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, तो क्रोध संवेग की प्रवृत्ति क्या होती है, युयुत्सा। और जिन्होंने भी ये संवेग और प्रवृत्ति वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे 14 संवेग और मूल प्रवृत्ति डिस्कस की है जो मैकडूगल ने दिया है, और इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो जाके आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसने दिया है, हल ने, हरलॉक ने, स्टैनले हॉल ने या गैसेल ने, तो ये दिया है हरलॉक ने। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या साधन है, प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद, तो ये है प्रकृति अवलोकन। ठीक है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, क्या अधिक होती है या बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है या कम होती है, क्या होती है, बहुत अधिक होती है, अत्यधिक लगा दे आंसर। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे यही स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है और फिर अधिक हो जाती है। ठीक है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, आत्मगौरव की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है। अब यहाँ से आप डिसाइड कर लो कि किशोरावस्था किस में आ रहा है इन चारों में से, तो 13 से 19 वर्ष की अवस्था ही किशोरावस्था होती है। तो किस अवस्था में आत्मगौरव की भावना 13 से 19 वर्ष में पाई जाती है, और वो भी किशोरावस्था में। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, कौन सा कारक चरित्र निर्माण में सहायक नहीं होता है, आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश। तो चरित्र निर्माण में आदत तो सहायता करती है, इच्छा भी सहायता करती है, अनुकरण भी सहायक होती है, लेकिन जो निर्देश है वो सहायक नहीं है। 227 है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है, मतलब बाल्यावस्था कब तक होती है, तो ये होती है 6 से 12 वर्ष तक, और 12 से 18 वर्ष तक क्या होती है, किशोरावस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, कि पहली बात तो आप अवस्था बताइए कि किस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो इसी अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि 6 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 14 वर्ष, तो 14 वर्ष आएगा किशोरावस्था में, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो मानसिक स्वास्थ्य के ये तो अच्छे गुण हैं, ये भी अच्छे गुण हैं, लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में जो सीमित है वो मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण नहीं होते। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कब बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथियों को ज्यादा पसंद करने लगता है, किस अवस्था में होता है ऐसा होता है पूर्व किशोरावस्था से। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चा अधिकतर कैसे काम करता है, अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा कार्य करता है ना, अपनी ना संज्ञान के द्वारा ना संवेग के द्वारा। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। विकास जैसे संबंधित है परिपक्वता से, तो वैसे उद्दीपन किससे संबंधित है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। तो उद्दीपन संबंधित है प्रतिक्रिया से।
बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। अगर आप बच्चे का सामाजिक विकास करना चाहते हो तो किसका अच्छा और विशेष महत्व होगा? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? तो ये होगा खेल से। जब वो समाज में रहकर समूह में बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। था, फा, चा ध्वनियां हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। था, फा, चा ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को क्या बोलते हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शब्दिम? तो इनको बोलते हैं स्वनिम। था, फा, चा ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वनिम। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती हैं। यह कौन सी अवस्था होती है? जब वो मूर्त चिंतन करता है तो वो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि दी है किसने? जीन पियाजे ने। उसकी एज है 7 से 12 वर्ष। ठीक है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से होती है? 12 से 14 वर्ष होती है ना। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। संतुलीकरण तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है, अनुभव भी है, लेकिन सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। इसे क्या कहते हैं? जब वो एक कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन उसको विकसित करने के बाद उसका दूसरा कौशल प्रभावित नहीं होता तो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या कैली को? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे। क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है क्रॉगमैन का।